शौर्य विवेक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ प्राची हैं, दिव्या मैम है। तो बड़ी मुश्किल से दिव्या मैम को मैंने पकड़ के बैठाया है कि वी ऑल्सो वांट यू फॉर दिस सेशन टू टॉक अबाउट द CAPF एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आने वाले CDS का एग्जामिनेशन जो 10th ऑफ अप्रैल को है। CDS एग्जामिनेशन के बारे में, रिविजन के बारे में, PYQs के बारे में, MCQs के बारे में। प्राची हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स, शी हैज बीन रिकमेंडेड ट्वाइस। तो आपने इसके बाद मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। दिव्या मैम यहाँ पर हैं जो CAPF रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगी या फिर क्वेश्चंस पूछेंगी इनसे रिलेटेड टू CAPF और CDS के बेसिक डिफरेंसेस क्या है, CAPF की तैयारी को किस तरीके से करना चाहिए, क्या गलतियां हो जाती हैं। तो आप सब दोनों का बहुत बहुत स्वागत शौर्य विवेक चैनल के ऊपर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको अपने चैनल पर आकर? आपका भी वेलकम है। थैंक यू। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सीक्रेट कि बार बार CDS क्लियर होता रहता है? मतलब बच्चे बेचारे एक बार नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो मैम जब फर्स्ट टाइम दिया था तो नहीं हुआ था। द बेसिक लर्निंग आई लर्न वाज सारा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा 15 डेज 20 डेज का कोर्स देख लिया या 15 दिन पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, एक बुक पढ़ ली, उससे नहीं होने वाला। यू विल हैव टू गो इन डिटेल। अब जैसे नाउ आई हैव क्लियर्ड 3 times, तो अब ऐसा हो गया है कि अब मुझे दोबारा से वो बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती हैं। आई कैन जस्ट डू माई रिविजन, आई हैव मेड नोट्स, रिविजन करो और आई गेट थ्रू। तो एक बार तो आपको बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव योर 100%। तो यू मेक नोट्स अलग से? या आई हैव मेड नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। अच्छा, फिर तुम सिर्फ उस नोट से रिवाइज करते हो? नोट से रिवाइज करती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई ऐसी वीडियोस मिल जाती, अब इस रिविजन के लिए यूज करो वो 15-20 घंटे का वीडियोस, नॉट फॉर स्टडिंग। अब जैसे 15 घंटे का वीडियो है या 15 घंटे का कोई सेशन है या कोर्स है, तो उसके साथ में अपने नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, सो दैट रीडिंग एज वेल एज लिसनिंग दोनों चीजें हो रही है एंड इट इज बेटर रिटेंशन। तो अभी सो गाइस, इससे पहले कि आप आगे बढ़े वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अनअकैडमी पर अगर आप CDS CAPF का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का, तो आपको इसके साथ SSB का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, 3, 6, 12 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी जो मैंने बात बोली है, 3 के साथ 3, 6 के साथ 6 और 12 के साथ 12। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए ये है कि CAPF का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच ऑफ CAPF ऑन अनअकैडमी प्लस, जो स्टार्ट हो रहा है 30th ऑफ मार्च को आपका, जिसका नाम है शेरशाह CAPF AC 2022। इट्स अ कंप्लीट बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ मार्च 2022, जिसमें प्रशांत सर, सिद्धांत सर, राकेश नेगी सर, शब्दा रानी मैम, नितिन सर, दिव्या मैम, श्री प्रतीक सर और करमवीर सर रहेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर फोटोग्राफ पे दिख गई होगी। So you guys can enroll and my 10% discount code which you can use for enrolling in this is Sanjay2, SANJAYTWO. So kindly enroll in this course। और आप अनअकैडमी पे गोल्ड कॉइंस को भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको और भी डिस्काउंट मिले। तो these two offers are going on। First the 10% डिस्काउंट कोड वो तो है ही, प्लस 28 से 31 मार्च वाला, और आपका CAPF का बैच आ गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अभी कम टाइम बच रहा है एग्जाम में, अराउंड 25 डेज, तो इसमें क्या रहता है जैसे क्विक आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकें? क्विकली यही है, आप रिविजन करो। अब अब टाइम नहीं है आपकी दोबारा से कोई नया सब्जेक्ट उठा लो या कुछ रीड कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नाउ डू द रिविजन। और रिविजन हैज़ टू बी वेरी क्विक। आप 5 दिन में पॉलिटी का रिविजन खत्म करो जल्दी से, फिर 5 दिन में आप साइंस का करो, 5 दिन में हिस्ट्री का करो, तब जाके आपका एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कवर होगा। अगर 5 दिन में रिवीजन खत्म करना है तो उससे पहले तुमने कितने दिन पहले पॉलिटी पढ़ी होनी चाहिए डेप्थ में? आस्किंग यू। अच्छा, कितने दिन मतलब जैसे कि कह रही कि 5 दिन में करना है, तो 5 दिन में तो वही कर सकता है ना जिसने पहले 3-4 महीने पढ़ी हुई है। मैंने मिनिमम 2 to 3 टाइम्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नहीं होगा, आप 5 डेज भी नहीं कर सकते। नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं मैंने एक बार कर लिया, कोर्स सुन लिया या एक बार पढ़ लिया और फिर मुझसे नहीं हो रहे क्वेश्चंस, तो दैट इज
आपने रिवीजन नहीं किया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तब नहीं हुआ था, तो सेकंड टाइम के लिए पूरा डिटेल में पढ़ा, फिर थर्ड टाइम के लिए फिर से दोबारा से डिटेल में पढ़ा, नॉट जस्ट सीरियस, क्योंकि सीएपीएफ भी देना होता है तो आपकी दोबारा वो स्टडी हो रही है। तो पहले सीरियस के लिए पढ़ा, फिर सीएपीएफ के लिए पढ़ा, उसके बाद ऐसा हो गया कि अब मैंने 2 बार काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, नाउ आई कैन डू माई रिविजन। आई थिंक बच्चे ना शॉर्टकट ज्यादा ढूंढते हैं एग्जैक्टली, कि मैं जल्दी जल्दी कैसे कर लूँ, क्विक बताओ, क्विकली बताओ कि मैं सब पढ़ लूँ, दिमाग तो उतना ही है ना, क्विकली कितना रिटेन कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जीएस विल टेक इट्स ओन टाइम। तो अभी लास्ट के अगर मैं मानूँ 10-15 दिन, तो अभी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? रिवीजन है, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉक्स हैं। मॉक्स है, मॉक्स वही आप जैसे 15 दिन है, अगर इवन इफ यू टेक, अभी आई गेस 20 डेज यू हैव इन योर हैंड, तो अभी भी आप मॉक्स लगाओ, हर नॉट एवरी डे, 4th डे 5th डे आप फिक्स कर लो कि मुझे हर इस दिन एक मॉक लगाना है, तीनों सब्जेक्ट पे, इफ यू आर गिविंग मैथ्स एज वेल, कीप दैट डे जस्ट फॉर मॉक्स। मॉक्स करने के बाद रिलैक्स करो, आपका रिलैक्स भी हो गया, एंड देन PYQs करो। इफ जैसे मैंने बोला आपको 5 दिन पॉलिटी का रिविजन करना है, नाउ दीज 5 days ऑल्सो इंक्लूड डूइंग PYQs ऑफ पॉलिटी, जो आपने रिविजन किया। जैसे मैंने एक दिन में पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, FR पढ़ लिया, FD पढ़ लिया, फर्स्ट मतलब आधा पोर्शन पढ़ लिया, तो नाउ मुझे इसके MCQs उसी दिन करने हैं। नेक्स्ट डे अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ रही हूँ तो मुझे उसके MCQs करने हैं। सो दिस हैज़ टू बी गो पैरेलली, साथ में जाना चाहिए, वरना अगर आप पॉलिटी करने के बाद हिस्ट्री के टाइम पे आप पॉलिटी के PYQs कर रहे हो तो फिर आपको तो पता नहीं चल रहा ना कितनी रिटेंशन हो रही है या क्या है। सो साथ साथ दोनों चीज़ें करो। बहुत सारे बच्चों का फोकस एमसीक्यूज पर तो है, एंड दे टेंड टू थिंक पीवाईक्यूज क्यों करे, वो तो पुराने हो चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और क्यों तुम्हें पीवाईक्यूज अगर इंपॉर्टेंट लगते हैं तो क्यों लगते हैं? PYQs मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूँगी सबको, टेक पिछले 5 साल के पेपर, आई कैन गारंटी ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको 5 की तो मैं गारंटी ले रही हूँ, उससे ज़्यादा ही होंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं जो, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है आपका इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 4 सीरीज दिए, मैंने 2 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है। अगेन दैट सॉइल्स वाला होता है, एंटी सॉइल्स, सेप्टी सॉइल्स, ये सब क्या है, इट कम्स एवरी टाइम, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो PYQ से नॉट जस्ट द क्वेश्चन इज रिपीटिंग, आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार इस पर्टिकुलर पोर्शन से, हाँ, जैसे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट से क्वेश्चन इज देयर एवरी टाइम, आएगा ही आएगा, उसको छोड़ के जाने मतलब आप अपना 1 मार्क्स का नुकसान कर रहे हो। सो PYQs इज इम्पोर्टेंट, जस्ट डूइंग MCQs विल नॉट हेल्प। बट जैसे पीवाईक्यूज करके तुम्हें ये पता लगता है कि बुक में से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तुम उसको अच्छी तरह कंप्लीट करो। आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस एंड 2 times रिवीजन, तब तुम MCQ अटेम्प्ट करते हो। या फिर MCQ, जैसे आपने भी बोला कि MCQ तुम साथ साथ करो, जब आप इन डिटेल पॉलिटी पढ़ रहे हो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तब आप MCQ साथ साथ में करते रहो, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, एक स्पीड, एलिमिनेशन, क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ें जो हो ही नहीं सकती हैं। सो MCQs हैज़ टू बी कंटिन्यूड, PYQs आप एंड में ज़्यादा फोकस में आई वुड प्रेफर दैट। बेस्ट है आप पूरा पुराना क्वेश्चन पेपर उठा लो, टाइमिंग के हिसाब से करो, आपको स्पीड भी समझ आ जाएगी, और वो जो प्रेशर आप लोगे, कंटिन्यूस मिक्स GS सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। बट जब मैं बच्चों को बोलती हूँ ना टाइमिंग लगाओ घर पे, वो माहौल बनाओ, बच्चों को वो समझ ही नहीं आता कि वो माहौल भी इम्पोर्टेंट है, और फिर एग्जाम के दिन जाके बोलते हैं हमसे वो नर्वसनेस में क्वेश्चंस ही नहीं हुए। तो जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हो, फिर हो क्यों नहीं रहा है? वही शॉर्टकट्स, मेहनत नहीं करनी है, और 1-2 लोगों का तुक्का लग गया, सो ऐसा लग रहा है कि सबका लग जाएगा। और आई थिंक ये जो वीडियो सब देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी इम्प्लीमेंट, वॉच द वीडियो और हमारा ज्ञान सुनने में, बट उसको इम्प्लीमेंट में खुद का मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है। तो गाइस यू नीड टू इम्प्लीमेंट, जो जितनी भी बातें यहाँ पे करी जा रही हैं, PYQs की बात कर रहे हैं, रिवीजन की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको 5 पैरामीटर्स बताए हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पैरामीटर है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा पैरामीटर है कम से कम उसका 2 बार रिवीजन, फिर PYQs, फिर MCQs, और 5वां मॉक टेस्ट। अगर आप ये 5 कंप्लीट करते हैं, 99.9% आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर इनमें से आप कोई, मान लीजिए कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि सर मैंने किया मेरा नहीं निकला, यानी कि आपने इसको ढंग से नहीं करा, क्योंकि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो मैंने 5 चीजें बताई है, इसमें करीबन 3 से 6 महीने लग जाते हैं, उससे पहले हो ही नहीं। इनफैक्ट कोर्स कंप्लीशन के लिए भी
मैं जब शुरू किया था तो ऑब्वियसली आप सारे सब्जेक्ट आपने पहले नहीं पढ़े होते. मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, बट समबडी इज कमिंग फ्रॉम साइंस, उसने तो पहले कुछ हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा. आप 3 सब्जेक्ट भी अगर कर रहे हो, रिविजन को नहीं छोड़ना है. दिस वॉज द मिस्टेक आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. सब पढ़ लेती हूँ, जितना हो रहा है सब पढ़ लो, पर रिविजन नहीं किया. पेपर में जाके यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था बट इसका आंसर नहीं आ रहा है. दिस ऑल्सो हैपन्स विद CAPF विद मी कि I have CAPF becomes a little more detailed. जब आप रिविजन करके नहीं जा रहे हो फॉर CAPF एग्जामिनेशन तो वहाँ पे आप फंस जाते हो कि यार ये मैंने पढ़ा था, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है. सो रिविजन इज द की. चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, बट उनको 2 से 3 बार रिविजन करके जाओगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से मिलाकर 50-55 क्वेश्चंस बन जाते हैं. मोर देन दैट. बस 50-55 क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, और क्या चाहिए. 40 मार्क्स हो गए. इतने में तो इंग्लिश और GS मिला के आप टॉपर बन जाओगे. गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, बॉयज़ तो मैथ्स तो आपको देती है. सो 3 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, रिविजन नहीं छोड़ना है, डिटेल में करना है. प्राची, आप जैसे तुम बोल रहे थे कि CDS CAPF, सो एक साल में कितने एग्जाम्स दे रही हो, मतलब दिए हैं पिछले साल या इस साल, कितने साइमल्टेनियसली एग्जाम्स चल रहे हैं? 2 CDS, 1 CAPF, 2 FCATs. तो मतलब इट्स पॉसिबल टू प्रिपेयर दीज 3 एग्जाम्स अगर तीनों डिफेंस के और ऑफिसर लेवल एंट्री है? इज दिस डूएबल? Yeah, it is doable, but you will have to sit. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने FCAT के लिए पढ़ लिया और आप उम्मीद करो कि CDS CAPF निकल जाए. That is a dream which will never come true. आप CAPF के लिए पढ़ो and then you are expecting कि आपका FCAT और CDS निकल जाए, उसका भी चांस है. मैंने CDS के लिए पढ़ा था, मेरा FCAT नहीं निकला था. उसका भी चांस है कि आप CDS CAPF पढ़ो और आपका FCAT निकल जाए. हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और आपको उसके हिसाब से डिफरेंट इनपुट्स देने पड़ेंगे. एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि शी इज गिविंग ऑल द एग्जाम्स, तो शी हैज क्लियर्ड FCAT, she has cleared CDS, okay, but she gave 1 attempt of CAPF, right? 2 हो गए and she could not clear. So she is also still, you know, finding herself. उसने इतनी बार पढ़ लिया है, इतना रिविजन कर लिया है, CDS अब उसको हो रहा है, FCAT हो रहा है, लेकिन स्टिल शी इज क्रैकिंग CAPF, ट्राइंग टू क्रैक. वेयर डू यू थिंक कि इतना रिविजन, इतनी बार पढ़ने के बाद CAPF क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है? CAPF पहली चीज़ तो शुरू में मैं अगर पर्सनली बोलूँ, आई वॉज नॉट वेरी मोटिवेटेड CAPF. धीरे धीरे उसके बारे में पता चला. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा मतलब CDS के बाद लगा होगा, उसको थर्ड व्हीलर की तरह लिया. तो पहली बार में तो सीरियसली लिया ही नहीं. सेकेंड टाइम में जब थोड़ा समझ में आने लगा, सो CAPF हैज़ अ वेरी डिफरेंट कॉम्पोनेंट. सबसे पहला रिटर्न का जो एसे राइटिंग है आपका, उसका एक, उसके लिए आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ पढ़ना है. आई प्रैक्टिस, मैंने कम से कम 70-80 डेज ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी. आई हैव दोज एसेज विद मी, बट अब ऐसा नहीं बोल सकती मैंने 80 ऐसे लिखे क्यों नहीं हुआ. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो थी ही, स्पेसिफिकली डिटेल्ड. CAPF becomes more detailed. अगर CDS की बात करें तो CDS भी पहले मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल्ड पेपर आता था. when the cut off used to go 80 and everything, 80-89 2019 से पहले. अब पेपर में जो ऑप्शंस हो रहे हैं, मॉडरेट टू इजी पेपर बन रहा है रादर देन डिफिकल्ट टू मॉडरेट. बट इन केस ऑफ CAPF, अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो तो देन आपको CAPF के लिए एक एक्स्ट्रा पुश डालना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो मच मोर इन डिटेल. रीडिंग आपकी बेटर होनी चाहिए टू एलिमिनेट और टू सेलेक्ट द परफेक्ट ऑप्शन. जब कोई CDS का एग्जाम दे रहा है तो उसमें CDS और FCAT का ही ऑडियंस है, बट CAPF में सिविल सर्विसेज वाले बच्चे भी आते हैं, जिससे एसए का स्टैंडर्ड बहुत हाई जाता है और उनकी GS के पेपर में बहुत ज़्यादा कमांड है. ठीक है, मुझे आई फील दैट अगर CDS के बच्चे को CAPF की पेपर 1 में स्कोर करना है, दे हैव टू बी गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसको मैथ्स से बच्चे छोड़ के ही जाते हैं. आई थिंक गर्ल्स को काफी प्रॉब्लम होती है OTA की, इंक्लूडिंग मी. मैंने नहीं करी थी मैथ्स, क्योंकि OTA में आप कर ही नहीं रहे हो. OTA के लिए आप नहीं कर रहे हो मैथ्स, तो CAPF में आपको मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है. मैं भी छोड़ के गई थी, नहीं करा था मैंने मैथ्स, तो वो प्रॉब्लम हुआ. बट यू विल हैव टू पिक अप ना, अगर FCAT भी देना है तो. FCAT भी देना है, तभी FCAT भी नहीं कर रहा था पहले, फिर थोड़ा मैथ्स पढ़ना शुरू किया तब. अच्छा, और ये जो CAPF का पेपर 2 है विच इज़ वेरी डिफरेंट, है ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन जैसे अब कैसे करें? बच्चे मुझसे हमेशा ये पूछते रहते हैं आप लोग कि कैसे करना है. जैसे अभी अप्रैल में CDS है, फिर अगस्त में CAPF है, तो CDS के बाद पेपर 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाए या ओवरऑल हाउ डू यू
go about it? पेपर 2 इज समथिंग विच विल नीड रीडिंग, कंटिन्यूस रीडिंग. अभी पेपर अगस्त में ऐसा नहीं हो सकता ना कि रशिया यूक्रेन के बारे में वो आपसे नहीं पूछे, बट अगर आप ऐसा प्लान करो कि आप अप्रैल के बाद पढ़ना शुरू करोगे, तब तक तो रशिया यूक्रेन के बारे में इतना आपको नहीं मिलेगा. ऐसा आप छोड़ थोड़ा दोगे उसको. तो रीडिंग हैज टू बी कंटिन्यूस. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सीडीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो यू कैन डू कि आप राइटिंग प्रैक्टिस सीडीएस के बाद शुरू कर दो, बट रीडिंग एंड अवेयरनेस विल हैव टू गो हैंड इन हैंड. What is reading? रीडिंग सारे जो टॉपिक्स, सोशल इश्यूज, कितना देर आर सो मेनी एसेज, मतलब आपको 8 एसेज हैं, 8 कंपोनेंट्स यू हैव टू राइट, 8 थिंग्स इन CAPF. तो हर चीज़ के लिए, चाहे आपको कंपैरिजन करना है, रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स रीडिंग विल मेक यू डिफरेंट. See guys, reading she means newspaper पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, कोई मैगजीन वगैरह की, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज, इंटरनेशनल, नेशनल, ये पढ़ो. आई थिंक सिर्फ वीडियो मत देखो. रीडिंग तो आपको रीडिंग करना जरूरी है टू राइट. एग्जैक्टली. और वो रीडिंग सिर्फ नॉलेज कंटेंट लिए नहीं है, वो राइट किस तरह लिखा हुआ है आपके दिमाग में, वो भी स्टाइल भी छपेगा कि कैसे. और वो क्योंकि आधे बच्चों को क्वेश्चन भी समझ आते हैं पेपर 2 के कि क्या लैंग्वेज नहीं पूछ पाते, क्योंकि वो एक तो कोट वाली लैंग्वेज हमारी, उसको डिकोड करना. कई बार कोट लिखी होती है, जैसे एक आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन कुछ एक बार एब्स्ट्रैक्ट या लाइफ के बारे में पूछा गया था, पीपल डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, पता नहीं लगेगा. सॉलिडारिटी, सॉलिट्यूड और कॉन्सिक्वेंशियल ऐसा कुछ आया था, पता ही नहीं लगा. एंड द प्रॉब्लम इज बच्चों को सब कुछ इजी चाहिए. भाई रशिया यूक्रेन मुझे कोई वीडियो में एकदम सब कुछ दे दे, साधारण तरीके से मिल भी जाएगा आपको सब कुछ साथ में, बट लिखना तो एट द एंड आपने ही है. आप समझ लो यार, आप 10 मिनट का वीडियो चाहते हो कि आप देखो वीडियो, लेकिन उसके बाद फिर अच्छे ऑसम आर्टिकल्स जो आते हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू या कोई चाणक्य फोरम या कहीं, उसको एक बार पढ़ो जरूर कि उन्होंने किस लेवल पे ले गए हैं अपनी राइटिंग को. क्योंकि आपको ये सोचना है सिविल सर्विस वाले बच्चे भी उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, वो भी सब कर रहे हैं. लिखने की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअस रखनी है. आप इवॉल्व हो गए. मैं खुद इवॉल्व हुई थी. मैंने जो पहला ऐसे लिखा था और जो मैंने लास्ट ऐसे लिखा, मुझे उसको पढ़ के ऐसा लग रहा था आई हैव डन गुड. तो ये आप देख सकते हो अपने अंदर. 3 महीने नहीं करना, आप 5 दिन करो, आपको 5वें दिन में अपने अंदर डिफरेंस. मैंने बच्चे ये पूछते रहते हैं मैम चेक किससे करवाएं. मैंने कहा वो टेंशन मत लो, तुम लिखो तो सही. तुम अपना ही 1 हफ्ते पहले पुराना उठा के देखना, तुम्हें डिफरेंस दिखने लगेगा. बट चेक कराना क्यों है, आप खुद करो तो आपने 5 दिन करने के बाद, 1 दिन एक ऐसे लिखने के बाद आप चाहते हो कि कोई इसको चेक कर दे. स्कूल नहीं है ये. यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. रीडिंग करोगे अपने पता चल जाएगा यार ये आर्टिकल रशिया यूक्रेन के बारे में क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है. आप कंपेयर करो एंड चेक इट योरसेल्फ. अब जैसे इन्होंने काफी सारी चीजों की बात करी, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, ORF, चाणक्य फोरम, IDSA. अब इन जो फोरम्स की इन्होंने बात करी, जहाँ से जिस लेवल के आर्टिकल्स जो मैंने कई बार सेशंस में भी कराए, आप देखिए अगर आप इस लेवल का नहीं लिखेंगे, जो आपके साथ सिविल सर्विसेज के बच्चे आ रहे हैं वो इस लेवल का लिखने वाले हैं. तो आपने मान लिया जाए कि आप में सिर्फ वही बच्चे होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले बच्चे नहीं दे रहे होते, कंपटीशन लो होता तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट सिंस द कंपटीशन इज हाई एंड ऑल दी स्टूडेंट्स आर कमिंग, देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. इसलिए आपको अपना बार रेज करना पड़ेगा. एंड जस्ट टेकिंग वन पॉइंट फ्रॉम प्राची, जो इसने CDS की बात करी कि आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना है, रीड करना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSB. यही प्रॉब्लम होती है, 15 दिन पहले कोई कुंजी ढूंढ रहे होते हो, जो SSB की कोई कुंजी मिल जाए, GD की कोई कुंजी मिल जाए, उससे बस टॉपिक बना ले, फिर वो कुंजी वाले ही आंसर होते हैं. तो डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो वो आपको प्रॉब्लम है. दिव्या, जैसे कि इसने CDS एग्जाम की बात करी, CAPF एग्जाम की बात करी, पेपर 2 की बात करी. आई कीप ऑन सेइंग कि SSB में जो काफी सारी चीजें देखते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू पेपर 2. पेपर 2 के अंदर अगर आपकी पेपर 2 की तैयारी अच्छी है तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट जनरेशन होता है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू डू इट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट. आई थिंक बच्चे ये सोचते हैं कि सीरियस हो जाए फिर हम SSB के लिए अपनी नॉलेज कंटेंट सब रेडी करेंगे, है ना. और जो CAPF वालों के अगर वो होलिस्टिक प्लानिंग करेंगे तो ये सब साथ में ही करना पड़ेगा. अलग अलग करके तो CDS खत्म होते ही CAPF सामने आ जाएगा, CAPF खत्म होते ही SSB सामने आ जाएगी, SSB होता ही फिर आपके टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन एज अ स्टूडेंट.
yeah, it is okay to take breaks, but provided you have made a plan. आपने कुछ प्लानिंग करी नहीं है, ब्रेक लेके बैठ गए हो, तो that will also not help. ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, ओके भी नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू, क्योंकि आप एक नई दूसरी चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ शुरू कर रहे हो, तो ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, बट दैट ब्रेक हैज़ नॉट टू बी अ मतलब गुड ब्रेक. कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच हैज़ टू kept on going. जैसे once you start reading about international relations और geopolitics, it starts in, वो आपके ब्रेक का भी पार्ट बन जाता है. बिल्कुल वो इंटरेस्टिंग लगता है. वो इंटरेस्टिंग लगता है, वो आपके ब्रेक का पार्ट बनाओ उस चीज़ को. ब्रेक में आप मैथ मत सॉल्व करो, जैसे मैं तो अपने ब्रेक में बिल्कुल मैथ्स नहीं सॉल्व करूँगी. आप ब्रेक में मैथ्स मत सॉल्व करो, हिस्ट्री मत पढ़ो, जोग्राफी मत पढ़ो, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ के लिए बेटर बना रही है, वो तो आप अपने ब्रेक में भी कर ही सकते हो. सो डोंट स्टॉप डूइंग दैट. Okay, so just answer me in one word. Because you have faced all the three, I'm talking about the complete process. AFCAT CDS में SSB भी है और CAPF एग्जाम और फिर इंटरव्यू उसका है. जस्ट सिंगल वर्ड में कौन सा एग्जाम तुम्हारे हिसाब से टफ है सबसे? मेरा क्योंकि CAPF नहीं निकला है, तो आई वुड टेक CAPF एज द आंसर, बिकॉज अगेन उसमें डुअल components हैं. यू हैव टू बी गुड इन राइटिंग as well as आपका knowledge of the static things has to be good. तो दोनों चीज़ें equally important हैं. CDS में सिर्फ अगर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको GS या इंग्लिश ही पढ़ना है, बट CAPF में एक ही एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथ्स, GK, रीजनिंग सब आ जाता है, और फिर एक पेपर 2 साथ में सेम डे हो रहा है, जिसमें यू हैव टू राइट एसेज, यू हैव टू राइट रिपोर्ट्स, you have to write the comparison advantage. CDS I think ये एक फीलिंग देता है, आपका रिटन क्लियर हो जाता है, आपको लगता है मैंने एक स्टेज क्लियर कर दिया. फिर वो SSB अलग लेवल है, बट दिस इज द सेटिस्फैक्शन विद CDS गिव्स, जहाँ पे तो CAPF में नहीं मिलती है बच्चों को सेटिस्फैक्शन. इट्स नॉट इजी. वो सेटिस्फैक्शन के लिए CAPF में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हमने बेसिकली CAPF के क्वेश्चंस भी लिए. लास्ट 15 दिन में हमारी CDS की क्या प्रिपरेशन रही है उस पर भी बात करी, और किस तरीके से आप तीनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो. काफ़ी फैक्टर्स सिमिलर है. लाइक फॉर एग्जांपल AFCAT की बात करें, जो वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग है, वो आपको CAPF पेपर में हेल्प कर सकती है. तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को डिफाइन कर दो, CDS की GS प्लस डेप्थ, तो CAPF कवर हो सकता है पेपर 1 का, प्लस AFCAT की मैथ्स और रीजनिंग आप करेंगे, उससे CAPF पेपर 1 का कवर होगा. तो अगर आप एक हॉलिस्टिक प्लान बना लो तो आई थिंक तीनों एग्जाम की तैयारी करी जा सकती है. बट बनाना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ये नहीं कि बना के बस दीवार पे चिपका दिया और फिर बस प्लान के ऊपर मिट्टी जम रही है. करेक्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन, पढ़ाई करते हुए डू यू फील डीमोटिवेटेड और नेगेटिव थॉट्स कि नहीं होगा, इस बार भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, मैं 23 साल की हो गई, 24 की हो गई, 25 की हो गई. So how do you deal with it and continue? It's very natural actually. Feeling low, feeling demotivated, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, हर किसी को फील होती है, मुझे भी होती है, एग्जाम क्लियरिंग और नॉट. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बटन नहीं है ऑन ऑफ का कि आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, बटन ऑफ कर दिया, आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड. इट इज़ अ प्रोसेस. आप पढ़ो, कोशिश, जैसे MCQs और PYQs की अभी हम बात कर रहे थे, कभी कभार पढ़ते वक्त ऐसा लगता है पढ़ तो रही हूँ पर कुछ आ नहीं रहा है. देन अब मैं स्ट्रैटेजीज PYQs करती हूँ, बिकॉज मुझे एक्चुअली में आता होता है वो, बट जस्ट बिकॉज मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला या मैं किसी चीज़ में नहीं कर पाई, आई स्टार्ट फीलिंग लो. PYQs MCQs करके लगता है नहीं आता है, नॉट दैट बैड, पढ़ रहे हैं हम, कर रहे हैं. नहीं भी करना तो वीडियो चला लो, PYQs MCQs अनअकैडमी पे आप भी करा रहे हो, सर भी करा रहे हैं, आप MCQ साथ में कर लो. अच्छा हाँ, इसका आंसर ही होता है, दैट वे आपका रिविजन भी हो रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का. सो दैट इज़ हाउ आई डील विद इट. और यस, इट इज़ नेचुरल. आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओगे कि मैं तो बहुत ही सैड हो रही हूँ, तो फिर आप सैड ही रहोगे. नेगेटिव इमोशंस इज़ लाइक समथिंग, जितना जल्दी आप उनको एड्रेस करोगे वो ख़त्म हो जाएगा, जितना आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे वो चलते रहेंगे. करेक्ट. तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं रिलेटेड टू द CDS एग्जामिनेशन, CAPF एग्जामिनेशन. दिव्या मैम भी है इसमें और प्राची भी है आपके साथ, जिसने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया, क्लियरिंग सो मेनी एग्जामिनेशन, गेटिंग रिकमेंडेशंस. एंड आई होप दैट अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना. विल ट्राई टू रीच आउट टू यू. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. टेक केयर. बाय बाय. Bye guys. Bye guys.